हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। सो गाइस, बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भारत में कार्यपालिका जो होती है यानी जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है उसका सर्वोच्च प्रधान होता है। एग्जीक्यूटिव का क्या होता है? ये हेड होता है। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूटिव का अगर हेड है तो इसलिए एग्जीक्यूटिव किसके लिए है? आपकी स्टेट के लिए यानी राष्ट्र के लिए। तो इसलिए इसको हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, हेड ऑफ द स्टेट यानी क्या कहा जाता है? राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। लिख देते हैं, क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष। तो हमारे राष्ट्र का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष है वो कौन है? राष्ट्रपति है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बड़ा पद है भारत में सबसे ज़्यादा जो बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का ही माना जाता है। शासन के सारे कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कार्य वो राष्ट्रपति के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। कार्यों का संपादन राष्ट्रपति ही करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कि क्या राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम भाग 5 यानी पार्ट 5 को स्टडी करते हैं और स्टडी करते ही जब हम उसमें देखते हैं तो उसमें आर्टिकल 52 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रहता है लिखा हुआ कि देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये चीजें हमें आर्टिकल 52 बताता है। तो यहीं से मालूम होता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक पद है। यहां तक बातें क्लियर हुई। उसके बाद आर्टिकल 52 की अगर हम कहें तो ये क्या कर देता है? इस पद को संवैधानिक पद बना देता है। यानी ये जो पोस्ट है आपकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी ये आपका जो पद है वो संवैधानिक पद है। ठीक है, अब राष्ट्राध्यक्ष कैसे बनता है, एग्जीक्यूटिव का हेड कैसे बनता है? तो ये भी जब हम आर्टिकल 53 पढ़ते हैं तो ये कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में बताता है। वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट, यानी संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो यहीं से जो है हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख बन जाते हैं। तो क्या होते हैं? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कार्यपालिका के जो प्रधान हैं वो कौन है? आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 53 ये कहता है। फिर राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली आती है, यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके लिए आर्टिकल 54 आता है। यानी यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, 1 सेकेंड, राष्ट्रपति का जो चुनाव है आपका, उसकी अगर हम बात करें वो होता कैसे है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपका प्रयोग इलेक्शन का जो मेथड होगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्शन के मेथड की। ठीक है, यानी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो हम बात प्रक्रिया की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रक्रिया की। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दें कि इसमें यूज होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या प्रयोग होता है इसमें? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो यहां पे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये है कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए क्या होता है, हमारे पास जो है शासन के 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं। पहला लेवल है आपका यूनियन यानी केंद्र सरकार जिसको हम बोलते हैं। दूसरा लेवल है आपका स्टेट और तीसरा लेवल है आपका लोकल बॉडी, पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। तो ध्यान रहे आपके जो यूनियन वाला स्तर है ये भी इसमें हिस्सा लेता है और स्टेट वाला, राज्य वाला जो लेवल है आपका वो भी इसमें
आपका भाग लेता है। लेते कौन हैं? जो इसमें प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, यानी जिनको जनता वोट देकर भेजती है, या इसमें जो है आपके वे भी इसमें हिस्सा लेते हैं, यूनियन और स्टेट के, जो राज्यों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। अब कौन होते हैं? पहले हम यूनियन की बात कर लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट में हमारी प्रतिनिधि संस्था कौन है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में आपको ध्यान रखना है, दो आपकी बॉडी हैं पार्लियामेंट में, जो दो आपके प्रतिनिधि संस्था हैं। सबसे बड़ी आपकी राज्यसभा और फिर है आपकी लोकसभा। दोनों के जो सदस्य हैं केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इसमें हिस्सा लेते हैं। तो यहां पे इलेक्टेड मेंबर दोनों के, ठीक है, कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा जो है आपका राज्य का है। राज्य को कौन प्रतिनिधि संस्था कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल जिसको हम कहते हैं। क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें कौन होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट में यही होती है आपकी, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें भी जो है आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इसमें हिस्सा लेंगे। कौन लेंगे? इलेक्टेड मेंबर, यानी निर्वाचित जो लोग हैं वही इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ये सब मिलकर क्या है? ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। केवल इतना याद रखना है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, राज्य की जनसंख्या बटे राज्यों में जितने जो है विधायक चुने गए हैं उससे भाग देते हैं प्लस 1000 करके, ठीक है। जो भी उसमें एक मत आता है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मत उस राज्य का आ जाता है। समझ में आई बात है? लेकिन इतना जो है आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि वोट कौन डालेगा। तो ये इलेक्शन का मेथड है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगर इसमें बात करें तो आर्टिकल 54 क्या बताता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति रीति जो मैंने बताई है क्या है। अनुच्छेद 56 बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पूरे 5 वर्ष के लिए उसको चुना जाता है। कितने के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। चलिए, तो कार्यकाल कितना हुआ? 5 वर्ष का। क्या 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति पद से हट सकता है? बिल्कुल हट सकता है, या तो उसकी मर्जी है, यानी वो पद क्या करे, स्वेच्छा से छोड़ दे। उससे पहले भी हट सकता है, या उसके बाद क्या हो कि उस पर जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं महाअभियोग की प्रक्रिया जो है उस पर लगा दी जाए। क्या लगा दी जाए? महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा दिया जाए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि कैसे महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसमें चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, अब हम बात करते हैं वो महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होंगे, फिर से राष्ट्रपति चुना जाएगा। जो राष्ट्रपति करंट आपका प्रेसिडेंट है वो भी क्या कर सकता है कि वो 2-3 जितनी बार मर्जी हो, कोई उसकी जो है सीमा या उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, कितनी बार भी चुना जा सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का हम इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे रूल ही प्रेसिडेंशियल रूल है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली वहाँ पे यूज होती है, उसका जो राष्ट्रपति है वो 4 वर्ष के लिए चुना जाता है और अधिकतम 2 टर्म्स के लिए, यानी 2 बार के लिए वो चुना जा सकता है। भारत में ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है किसी भी राष्ट्रपति के चुने जाने के ऊपर। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये हमें अनुच्छेद 58 में बताया जाता है, ठीक है। उसकी योग्यताओं का विवरण यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। तो योग्यता में सबसे पहले क्या हो? देयर शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। तो क्या हो? सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरा, उसने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर्स ही वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर्स, यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। साथ ही मैं ऐसे ही बता देता हूं, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, पागल दिवालिया ना हो, डिफॉल्टर ना हो, कोई उसके ऊपर जो है बैंक का कर्ज वगैरह ऐसी कोई चीज़ें ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। और
ऐसा कोई भी पर्सन भारत का नागरिक राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए पात्र है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 61 आता है, 61 आता है, 60 आता है, ठीक है, 59। हाँ, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें कि उसके पद की जो कंडीशंस हैं वो आती हैं। उसके बाद अनुच्छेद 60 आता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। उसके बाद अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय, और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय क्या है वो बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इसको ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं भाग 5 के अन्य अनुच्छेद जो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति से संबंधित हैं, उनमें शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उनकी सलाह से काम करने के लिए बाध्य है। प्राइम मिनिस्टर का कहीं जिक्र नहीं आता है, कहीं ये नहीं लिखा होता है कि देयर शैल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हालांकि ये होता है कि मंत्री परिषद अपना एक लीडर ऑफ द हाउस चुन लेती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, सदन का नेता होता है। इसलिए राष्ट्रपति से सलाह मशवरा सारी चीज लेने का अधिकारी प्रधानमंत्री हो जाता है। आर्टिकल 75 में केवल ये कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वहीं आर्टिकल 123 क्या है कि वो आपका पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस, अनुच्छेद 123 कहता है कि ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करने का, यानी अध्यादेश को जारी करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जब सदन में कोई भी हाउस या एक सिंगल हाउस चला हुआ होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि इमरजेंसी के लिए वो अध्यादेश जारी कर देता है। यही अध्यादेश जो है कानून बनकर काम करता है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, योग्यताओं के बारे में मैंने बताया ही है कि उसकी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन है उसकी। क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, कौन सी ऐसी जो है चीज है, कौन सा ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन है आपको राष्ट्रपति नहीं बनने देगी? ए पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इफ दे, एक व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता अगर वो है, क्या है? होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, एनी लोकल और पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी आपकी जो है स्थानीय और सार्वजनिक प्राधिकरण है, उसमें अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, ये आपको याद रखना है। आर नॉट क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का सदस्य के बनने के लिए अगर योग्य नहीं है तो वो भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं एडिशनल कंडीशंस क्या क्या है इसमें। ठीक है, एडिशनल कंडीशंस ये हैं इसकी, द कैंडिडेट मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, कंप्राइजेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल, संसद और राज्य विधान के सदस्यों को मिलाकर कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 50 निर्वाचकों द्वारा समर्थक के रूप में नामित किया गया हो। वही उसकी अतिरिक्त शर्तें हैं। और लास्ट की शर्तें हैं, मस्ट नॉट बी इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड। ठीक है, यानी वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, मस्तिष्क उसका जो है काम करता हो। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता रखता हो, तभी वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति भारत में बन सकता है। अब हम एक जनरल ओवरव्यू राष्ट्रपति के बारे में ले लेते हैं। ठीक है, तो सामान्य अवलोकन ये है कि अगर देखा जाए तो हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो हमारी संसदीय सरकार की व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति क्या है? हेड ऑफ द पार्लियामेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट का क्या है? वो मुखिया है। दूसरा, जब हमारी पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट का अंग भी है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है आपकी, तो पार्लियामेंट की भी सुप्रीम अथॉरिटी जो है राष्ट्रपति को माना जाता है। तो सबसे सुप्रीम में कौन है आपका? राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है, कौन है? राष्ट्रपति है। दूसरे नंबर पर कौन है आपका अपर हाउस, यानी इसको जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा।
और उसके बाद जो है सबसे जो छोटा यूनिट है आपका वो लोअर हाउस है देश का। अब देश का लोअर हाउस कौन सा है सबसे बड़ी पंचायत का? वो लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं सीधे जनता निर्वाचित करके उनको भेजती है। यही लोकसभा के सदस्य मिलकर अपना सदन का नेता यानी लीडर ऑफ द हाउस चुनते हैं, जो कि प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। अब सपोज दैट पार्लियामेंट का काम क्या है आपका? पार्लियामेंट का काम है मेनली लॉ मेकिंग एजेंसी है, ये कानून निर्मात्री संस्था इसको कहा जाता है, लॉ मेकिंग एजेंसी या इंस्टीट्यूशन इसको माना जाता है। अब यहाँ से कोई कानून ए बनकर चला, ठीक है, सबसे पहले लोकसभा क्या करेगी? उस कानून को लोकसभा में प्रस्थापित हुआ और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से कानून बनकर चलता है। यहाँ से जाने के बाद जो है ये जाएगा राज्यसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट जैसे ही जो है उस ए कानून को जो है सिग्नेचर करता है, यहीं से वो है देश के लिए ए क्या है? आज से कानून है। ये जो है रूल होता है। समझ में आई बातें? चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम यहां पे बात करें, 1 सेकेंड। अब हम यहां पे देखा जाए तो संसदीय सरकार का मुखिया राष्ट्रपति को माना जाता है। होल्ड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंक्लूडिंग द सुप्रीम कमांड ऑफ द फोर्सेज, यानी ये एक तरीके से देखा जाए तो देश का तीनों सेनाएं जो होती हैं आपकी, ठीक है, यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। उनको आदेश देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74। यही आर्टिकल जो है आप क्या करता है? राष्ट्रपति को एक रबर स्टैंप बना देता है। सारी शक्तियां संविधान जो है वो राष्ट्रपति को ही देता है, प्रधानमंत्री को नहीं देता है। लेकिन ये क्लोज क्या है कि फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74 कहता है। और उसके लिए वो जो है बाउंडेशन है कि वो बाध्य है, वो उनकी बात मानेगा ही मानेगा, उनको नकार नहीं सकता है। तो इसलिए यहीं से जो है इनडायरेक्टली जो पावर है वो किसके पास चली जाती है? प्रधानमंत्री के पास चली जाती है। बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द गवर्नेंस, पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट, यानी देश का राजनीतिक प्रमुख है, क्योंकि उसको जनता का समर्थन प्राप्त है। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, इसलिए इनडायरेक्टली शक्तियां जो हैं वो किसके पास हैं? वो प्रधानमंत्री के पास है। प्रेसिडेंट इज द डिज्यूर हेड व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द डिफेक्टो हेड। ठीक है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति विधिवत प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री क्या है? डिफेक्टो हेड है, वास्तविक प्रमुख है, क्योंकि वास्तव में तो सारे निर्णय जो है यही लेता है। पावर्स आर कैटेगराइज इनटू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक। शक्तियों को कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, आपातकालीन, सैन्य और राजनयिक में वर्गीकृत किया गया है। और सारी शक्तियों का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास होता है। बस आर्टिकल 74 जो है इनडायरेक्टली ये सारी शक्तियां प्रधानमंत्री को पास कर देता है। ठीक है, यहां से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। क्या बात करते हैं? राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमान सहित सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो ऑर्डर जो हमारे सैन्य प्रमुख हैं, तीनों सैन्य प्रमुख, और उनके ऊपर जो सीडीएस है जो बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको बोलते हैं, किससे लेगा? राष्ट्रपति से लेगा। लेकिन राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस लेनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड यानी मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? वो प्रधानमंत्री है। तो इनडायरेक्टली पावरफुल पोस्ट देश में जो है वो प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 74 की हम यहाँ पे बात करते हैं। प्रेसिडेंट इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब आप जानते हैं कि हेडेड बाय द मिनिस्टर, तो आर्टिकल 74 कहता है। आर्टिकल 75 में एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास क्या है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे और ज्यादा जो है पावरफुल प्रधानमंत्री को बना दिया गया है, क्योंकि अन्य मंत्री जो होंगे वो किसके कहने से आएंगे? प्रधानमंत्री के, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास जो है उसका अपना जो है जुरिडिक्शन है कि मैं जो है ए बी सी डी इनको जो है मिनिस्टर बनाऊंगा। ये आर्टिकल 74 से उसको ताकत देता है। तो इसलिए यहां से और ज्यादा स्ट्रांगनेस जो है इस पोस्ट के लिए आती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, आर्टिकल 77 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन द प्रेसिडेंट नेम। सारे जो है कार्य, एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो भी लिए जाएंगे, कार्यकारी जितने भी आपके कार्य हैं, सारे किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। आर्टिकल 78 कहता है प्राइम मिनिस्टर मस्ट इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट गवर्नेंस अफेयर्स। प्रधानमंत्री को सरकारी मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है। इसलिए राष्ट्रपति का सबसे बड़ा जो सलाहकार है वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से ही उसको सलाह लेनी है। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे अनुच्छेद 310 की बात करते हैं। अनुच्छेद 310 कहता है कि मेंबर ऑफ डिफेंस और सिविल सर्विसेज होल्ड ऑफिस एट द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये ध्यान दें, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होता है। जो भी आपकी सैन्य सर्विसेज होती हैं, सैन्य सर्विसेज के मेंबर होते हैं और साथ ही आपके सिविल सर्विसेज के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको निकाल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 320 अपॉइंट्स द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड डिटरमाइन इट्स फंक्शन, यानी अनुच्छेद 320 कहता है कि जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति और उनका निर्धारण जो है, कार्यों का निर्धारण, वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अपॉइंट्स की पोजीशन लाइक द चीफ जस्टिस, यानी आपका मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट के गवर्नर, सब की नियुक्ति जो कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। भले ही भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये करता है और साथ ही आपका जितने स्टेट के, ऑल ओवर स्टेट के जो गवर्नर्स यानी राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति ये करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये करता है। साथ ही इसमें देखा जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी वकील होता है, सलाहकार वकील होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। लेजिस्लेटिव पावर्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, यानी विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्ति तो ये है क्योंकि विधान बनाने का जो मुख्य कार्य है वो संसद का है और संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, राष्ट्रपति के स्टैंप के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति का सिग्नेचर और स्टैंप से ही कानून बनता है। तो ये एक पावर है इसके पास। कैन समन, प्रोरोग और डिसोल्व द लोकसभा, लोकसभा को बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है या उसको भंग भी कर सकता है, ये इसके पास ताकत होती है। और हर 5 वर्ष के बाद ये लोकसभा को भंग करता है, फिर नई लोकसभा आती है, फिर 5 वर्ष के बाद फिर डिसोल्व करता है। ठीक है, अगर स्थिति जो है गवर्नमेंट बनने की ना हो, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, तब भी जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि लोकसभा को भंग कर दोबारा चुनाव करा सकता है। या राष्ट्रपति पहले जो है यहाँ पे इसकी डिस्क्रेशन यानी विवेकाधीन शक्तियां आ जाती हैं। वो कहता है कि भाई ठीक है, झगड़ा मत करो, कोई सरकार बना के दो मुझे जल्दी से जल्दी। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो अंततः जो है वो समय से पहले भी लोकसभा को डिसोल्व कर सकता है। एड्रेस पार्लियामेंट एंड सेंड मैसेज ऑन बिल्स और अदर मैटर्स, यानी संसद को संबोधित करना तथा विधेयकों पर अन्य मामलों पर संदेश भेजने का काम भी जो है, ये सब पावर भी जो है लेजिस्लेटिव पावर में आती है और ये राष्ट्रपति के पास होती है। यहां तक चीजें समझ आई। लेज रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट, जैसे कि कैग एंड फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये संसद के समक्ष जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करवाता है। जैसे कैग की रिपोर्ट आती है, वित्त आयोग की रिपोर्ट आती है, संस्थाएं, ठीक है, ये जो है हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं, बताती हैं कितना लेखा जोखा कहाँ खर्च हुआ। तो संसद जो कि सबसे बड़ी पंचायत है देश की, पंचायत के सामने रखवाता है कि देखो भाई किसी को कोई कमी पेशी लग रही हो तो वो बताओ। तो ये जो है करता है। साथ ही रिकमेंड्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक बिल, जैसे मनी बिल, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बिल्स होते हैं आपके, तो विशिष्ट विधेयकों जैसे धन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत करने की सिफारिश भी ये कर सकता है। ये इसके पास विधायी पावर होती है। एसेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑल बिल्स कैन विदाउट और रिटर्न सर्टेन बिल्स रिकंसिडरेशन, यानी देखा जाए तो ये सभी विधेयकों के लिए स्वीकृति आवश्यक है। कुछ विधेयकों को पुनर्विचार के लिए रोक सकता है या उसको वापस भी कर सकता है, ये भी इसके पास पावर होती है। ठीक है, साथ ही ये जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, जो आपके विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, ठीक है, और आदि जो क्षेत्र होते हैं इस प्रकार के, उनसे जो आपके सेलिब्रिटी टाइप जो लोग होते हैं, उनमें अपना जिन्होंने अपना उत्कृष्ट दिया हो जीवन का, ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा का सदस्य नामित कर सकता है। तो 12 ऐसे व्यक्ति भी जो है राज्यसभा में नामित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही संसद अगर सत्र में न हो, कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस, सत्र में न हो तो ये क्या कर सकता है, ये अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसके पास होती है और वो जो है आपका 42 दिन तक वैध रहता है। क्योंकि अध्यादेश जारी इसलिए करना होता है अगर संसद सत्र में ना हो, इमरजेंसी में किसी कानून की जरूरत है, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है। बाद में अगर वो जो है राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाता है, वो परमानेंट कानून भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि संसद की विधायी प्रक्रिया के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, तो अध्यादेश जारी करके इसके पास शक्ति होती है, कानून बना सकता है।
अब हम इसकी फाइनेंशियल पावर की यहाँ पे बात करते हैं, वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो उसमें क्या है कि प्रायर जो नोटिस है या प्रायर अप्रूवल है वो राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा। तो प्रायर अप्रूवल की जो है रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो प्रायर अप्रूवल वहां पे रिक्वायर होता है। लेज द एनुअल बजट बिफोर द पार्लियामेंट, जो भी आपका वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसको हम एनुअल बजट कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, तो वार्षिक बजट संसद के सामने जो है ये प्रस्तुत करवाता है। कैन मेक एडवांस फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड और फंड फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंस, यानी अप्रत्याशित व्यय के लिए आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि दे सकता है, ये इसके पास फाइनेंशियल पावर होती है राष्ट्रपति के पास। रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो आपके राज्य और जो आपके केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स का वितरण है उसमें अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। डिटरमाइन टैक्सेस शेयर्स फॉर यूनियन एंड स्पेसिफिक स्टेट, संघ और विशिष्ट राज्यों के लिए कर हिस्सेदारी को निर्धारित करता है, ये राष्ट्रपति का काम है। चलिए डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करते हैं हम। डिप्लोमेटिक पावर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हम कूटनीतिक शक्तियां कहते हैं, तो रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर्स, यानी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। इंटरनेशनल फोरम पे जो है राष्ट्रपति क्या करता है, ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष कौन है, वो राष्ट्रपति है। हालांकि प्रधानमंत्री भी करता है, लेकिन राष्ट्रपति सबसे बड़ा अध्यक्ष है, वो भी कर सकता है। निगोशिएट्स एंड कंक्लूड इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूवल, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए संसद के अनुमोदन के अधीन अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के पर बातचीत और समापन कर सकता है, तो ये भी इसके पास शक्ति होती है। सेंड एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, जो होते हैं आपके राजनयिकों, जैसे राजदूत उच्चायुक्त को भेजता है और उन्हें प्राप्त करता है, दूसरे जो राजनयिक आते हैं उनको प्राप्त करता है, और अपने यहाँ से जो राजनयिक या वो हाई कमिश्नर्स होते हैं उनको यहाँ से भेजता है, जो आपके फॉरेन सर्विस ऑफिशियल्स होते हैं, जो विदेश सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनको भेजता है। अब हम मिलिट्री पावर्स की बात करते हैं, सैन्य शक्तियों की बात करते हैं। तो मिलिट्री पावर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है कि मैंने बताया कि सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स, यानी देखा जाए तो आपकी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं उसका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। साथ ही ये क्या करता है कि अपॉइंटमेंट्स करता है, जैसे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति ये करता है। साथ ही जो है तीनों का जो कंबाइंड एक तरीके से पद बनाया गया है, सीडीएस जिसको बोलते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट अप्रूवल, यानी ये संसद की स्वीकृति के अधीन, ये ध्यान दे, संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति स्थापित कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, लेकिन संसद की स्वीकृति इसको लगभग हर काम में चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स की, यहाँ पे आर्टिकल 123 की। तो आर्टिकल 123 में जो है इसको क्या होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो ये कब होता है, देखिए इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं। अब क्या होता है कि माने कोई भी लॉ हमें बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से जाएंगे तो दूसरे हाउस जाना होता है, तो लोकसभा में पास कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, और उसके बाद क्या है कि वो ये लॉ बनता है। अब सपोज दैट क्या है कि ये जो सदन है, ये क्या है, ये पार्लियामेंट के हाउसेस हैं, ये हाउस सदन में नहीं है, ठीक है, नहीं चल रहे हैं, बंद हैं, तो क्या हो सकता है, कानून नहीं बनेगा। या ऐसा समझ ले कि ये लोकसभा वाला चल रहा है, राज्यसभा नहीं है, तो तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि राज्यसभा की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए इमरजेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए प्रेसिडेंट के पास जो है फिर क्या होता है, आर्टिकल 123 के तहत ये क्या कर सकता है, ये ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। जैसे ये ऑर्डिनेंस पास करेगा वो कानून माना जाएगा, ऐसा ही कानून जो यहां से पास होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो अवधि होती है वो 6 वीक की होती है, ठीक है। 6 वीक के बाद जो है इसको या तो फिर ऐसे कराना पड़ेगा पूरा प्रोसीजर, या फिर ये ऑटोमेटिक नल एंड वॉइड माना जाता है, ये इसका कोई जो है वैलिडिटी नहीं बचती है, ठीक है। तो ये वैध नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स में।
उसके बाद पार्डेनिंग पावर्स की बात करते हैं प्रेसिडेंट की, यानी क्षमादान शक्ति होती है। तो आर्टिकल 72 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को क्षमादान शक्ति देने के लिए, ठीक है। इसमें ये क्या कर सकता है, जैसे कि संघीय कानून के विरुद्ध कोई अपराध है, ठीक है, कोर्ट मार्शल यानी सैन्य न्यायालय द्वारा कोई सजा है या कोई मौत की सजा है। देखिए मौत की सजा में ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के कह देगा भाई ठीक है तुम्हारी मौत की सजा माफ हुई और घूमो फिरो। मौत की सजा का ये क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है उसको रिड्यूस कर सकता है कि आजीवन कारावास में बदल सकता है, ठीक है। साथ ही जिसके पास आजीवन कारावास है उसकी सजा कम कर सकता है, जिसको थोड़ी बहुत सजा है उसको क्षमादान यानी माफ भी कर सकता है कि ठीक है बहुत दिन रह लिए तुम, आप जाओ, ठीक है। तो तीनों मामलों में संघ के अपराध के खिलाफ भी और अगर कोई सैन्य कानून के खिलाफ है तो दोनों की शक्तियां इसके पास होती है, बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज, क्योंकि ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 352 से 360 तक दिए गए हैं, ठीक है। 352, 356 और 360 यही होते हैं ना तीन। अब 352 में क्या है कि इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, तो ये क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी जिसको हम जो है राष्ट्रीय आपात कहते हैं, तो ये नेशनल इमरजेंसी लगाने का भी जो है प्रेसिडेंट को अधिकार होता है। किसको होता है, प्रेसिडेंट को अधिकार होता है नेशनल इमरजेंसी लगाने का। उसके बाद आती है आपका प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसको हम इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तब, ठीक है। और फिर होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी वित्तीय आपात। क्या है, वित्तीय आपात, ठीक है। तो ये तीन होते हैं आपके। देखिए क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है, जब राष्ट्रपति को ये लगे कि कहीं से बाहरी आसन्न खतरा है, देश पर कोई जो है हमला करने वाला है। इस स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्या देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है 1975 में, 1975 में, लेकिन कोई आसन खतरा वतरा था नहीं, एक लो जो है बाद में डाला गया कि भाई अब नेशनल इमरजेंसी तभी लगाई जा सकती है देश में जब आसन खतरा हो, ठीक है, कोई डेंजर जो है हमारे ऊपर कोई अटैक होने वाला हो, तब ये लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है कि जब जो है संवैधानिक विफलता किसी राज्य में देखी जाती है या राज्य के किसी हिस्से में देखी जाती है, तब वहां पे या लॉ एंड ऑर्डर की इतनी भयंकर समस्या हो जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट विफल हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तब राष्ट्रपति वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देता है और वो राज्य जो है वो सीधे प्रेसिडेंट के अंडर काम करने लगता है। यानी वहां पे देखा जाए तो वहां की सारी व्यवस्था जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो संभाल लेती है। उसके बाद वित्तीय इमरजेंसी तब आती है जब देश के खजाने में कुछ न बचे, उसको वित्तीय आपात कहते हैं, ठीक है। तो वित्तीय आपात जो है कभी नहीं लगा है। जहां तक सवाल प्रेसिडेंट रूल का है, ये अनगिनत बार हर स्टेट में लगा है। 10 से 12 बार तो कम से कम ये पंजाब में ही लग चुका है और 10 से 15 बार जो है ये उत्तर प्रदेश में लग चुका है। तो ये लगता ही रहता है प्रेसिडेंट रूल, तो ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज की, जैसे मैंने बताई हैं, अभी आपको समझाई हैं, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और अमेंड आर्म्ड रेबेलियन में, ठीक है। बाह्य आपातकाल होता है, एक आंतरिक आपातकाल होता है। बाह्य आपातकाल बाह्य युद्ध के लिए होता है और आंतरिक आपातकाल जब देश में सशस्त्र विद्रोह की समस्या हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट अप्रूवल की, यानी संसदीय अनुमोदन की। तो संसदीय अनुमोदन कब होना चाहिए, मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 1 मंथ, यानी 1 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। If Lok Sabha is dissolved, it must be approved within 30 days of reconstitution। यानी अगर देखा जाए तो यदि लोकसभा भंग होती है तो उसके पुनर्गठन के 30 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह 6 माह तक जारी रहता है तथा प्रत्येक 6 माह में संसदीय अनुमोदन से अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी 6 माह के लिए एक बार में आपका इमरजेंसी लगती है और उसको अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ाया जाता है। रिवोकेशन की अगर हम बात करें तो रिवोकेबल बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, यानी इसका जो निरसन है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। किसको, इमरजेंसी को। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से अस्वीकृत कर दे तो इसे रद्द कर दिया जाता है। तो ये इसकी कहानी है।
अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 यानी संवैधानिक आपात, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर नहीं पा पाती तो इसे संविधान जो है संवैधानिक आपात, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, या प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है, 360 के बारे में बताया था कि जब भी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाती है देश में तब जो है वित्तीय आपात लगता है। चलिए, सो गाइस जो है आज का जो आपका टॉपिक था प्रेसिडेंट, आज हम इसमें केवल प्रेसिडेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी वो हम स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से। तो कल की जो क्लास है उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।